नमस्कार साथियों, एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, लास्ट टाइम में अपन ने जो आपका सिलेबस दे रखा है उसमें से देखा था कि कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं फर्स्ट पेपर में, और आपको ये भी कहा था कि बहुत ही जल्द अपन जो भी ये आपके टॉपिक दे रखे हैं इनको अच्छे से शुरू करते हैं, और आपको जितना मैटर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उतना आपको बताएंगे। तो आप लगातार वीडियो के साथ में बने रहें और जहाँ तक हो सके साथियों पूरा देखें, साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहें। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी फर्स्ट पेपर। और इसमें देखिए क्या दे रखा है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, यह आपका भाग फर्स्ट है। और इसमें राजस्थान का इतिहास ये शुरू करते हैं साथियों। और इसमें भी आज का आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, जिसमें आपको 4 ही पढ़ने हैं सिर्फ: कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट सभ्यता। देखते हैं प्राचीन संस्कृति और सभ्यता क्या होती हैं और इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले साथियों इतिहास की बात हो रही है तो इतिहास क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में। और इतिहास शब्द देखिए, इति है और आ शब्दों से मिलकर बना है। तो टुकड़ों में जब इतिहास शब्द को तोड़ते हैं तो इति है प्लस आस। इति का मतलब होता है साथियों ऐसा, और है का मतलब होता है निश्चित, आस का मतलब था। तो इतिहास अगर पूर्ण शब्द की बात करें तो इसका मतलब होगा ऐसा निश्चित था। शाब्दिक अर्थ देखिए पूरा, ऐसा निश्चित रूप में घटित हुआ है, तो वही आपका क्या है? इतिहास है। घटित हुआ है यानी पुराने समय की बात कर रहे हैं। तथा हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया शब्द से मानी जाती है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये तो नहीं पूछते हैं साथियों, ये ज़रूर पूछ लेते हैं कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। और इसमें एक जैसे ही शब्द आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत उनमें अंतर होता है स्पेलिंग में। तो हिस्टोरिया आप ध्यान में रखें। और हिस्टोरिया शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ क्या है साथियों? शोध से प्राप्त ज्ञान होता है। शोध से प्राप्त ज्ञान, ये मतलब है हिस्टोरिया शब्द का। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हेरोडोट्स ने। हेरोडोट्स ने, और इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक में हेरोडोट्स ने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोट्स को ही इतिहास का जनक भी कहा जाता है साथियों। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोट्स को कहते हैं। हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका नाम की, और उसमें हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। भारतीय इतिहास के जनक की बात की जाए तो वेद व्यास को कहा जाता है, और राजस्थान के इतिहास के जनक की बात की जाए तो कर्नल जेम्स टोड को। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर इतिहास के जनक की बात की जाए तो हेरोडोट्स को कहते हैं, और भारतीय इतिहास की बात की जाए तो वेद व्यास, और राजस्थान के इतिहास की बात की जाए तो कर्नल जेम्स टोड। इतिहास जो शब्द है साथियों, यह आपका बना है सभ्यता और संस्कृति से मिलकर। सभ्यता और संस्कृति से मिलकर आपका शब्द कौन सा बना? इतिहास बना हुआ है। आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है। आगे साथियों इसमें दे रखा है सभ्यता और संस्कृति में अंतर। सभ्यता किसको कहेंगे? संस्कृति किसको कहेंगे? सभ्यता जिसका भौतिक अस्तित्व होता है वह आपकी सभ्यता कहलाती है साथियों। जैसे उत्खनन में तांबे के आभूषण मिलते हैं, तो तांबे के आभूषण आपकी क्या है? सभ्यता है, यानी जिसका भौतिक अस्तित्व मौजूद हो। उत्खनन मतलब खोद करके निकाला गया तांबे के आभूषण, और ये तांबे के आभूषण आपकी क्या कहलाएंगे? सभ्यता कहलाएंगे। संस्कृति देखिए, जो हमारे कर्म होते हैं, यानी हमने जो कार्य किया है, कर्म किया है, वह आपकी क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। जैसे उत्खनन से प्राप्त तांबे के आभूषण से ये पता लगाया जाता है
कि उस समय ताम्र युगीन संस्कृति थी। ये कब प्राप्त हुआ? जब आपने कोई कार्य किया, कर्म किया, आपने उत्खनन किया तो तांबे के आभूषण मिले। ये तो क्या है, आपकी सभ्यता है। लेकिन आपने उत्खनन किया, ये जो कर्म किया है, इसको अपन क्या कहेंगे? संस्कृति कहेंगे। ये सभ्यता और संस्कृति में मुख्य अंतर है साथियों। अब देखिए इतिहास का विभाजन। अध्ययन की सरलता के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले देखिए प्राग ऐतिहासिक काल। सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिखित प्रमाण प्राप्त उसके नहीं हुए हैं। तो ऐसा काल आपका क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इसमें आपका पाषाण काल आता है। तो समझे होंगे साथियों, प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास का जो विभाजन हुआ है 3 भागों में हुआ है। प्राग ऐतिहासिक, आगे 2 और दे रखे हैं, वो भी आपको बताएंगे। जिसमें पुरातात्विक है, यानी पुराने जो भी खोजबीन हुई है, उत्खनन किया गया है, उसके अगर साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं लेकिन लिखित प्रमाण उसके प्राप्त नहीं हुए, तो ऐसा काल क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। इसके अलावा देखिए 2 और हैं। आदि ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका आदि ऐतिहासिक काल। तीनों को डिफाइन अच्छे से करेंगे आगे एक सारणी के द्वारा। अभी आप समझने का प्रयास कीजिए इसको। आदि ऐतिहासिक काल देखिए, सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल जिसके पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित प्रमाण दोनों प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिखित प्रमाणों को पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसा काल आपका आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आपकी आती हैं। उसमें आपकी पाषाण काल आया। प्राग ऐतिहासिक में कौन सा आया? प्राग पाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक काल में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। साथियों, आदि ऐतिहासिक में साक्ष्य मिले, लिखित प्रमाण भी आपको प्राप्त हुए, लेकिन जो लिखित प्रमाण प्राप्त हुए उनको आप पढ़ नहीं सकते। तो इस प्रकार के काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा। इसके अलावा अंतिम आपका जो काल है वो है ऐतिहासिक काल। इसको देखिए अच्छे से। सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल जिसके पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित प्रमाण दोनों प्राप्त हुए हैं और लिखित प्रमाणों को पढ़ा भी जा सकता है। तो ऐसा काल आपका कौन सा कहलाया? ऐतिहासिक काल। और इसका प्रारंभ महाजनपद काल से माना जाता है। अब तीनों को अच्छे से देखें, अंतर यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा। ये इतिहास को 3 भागों में बांटा है। एक तरफ ये पुरातात्विक साक्ष्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ लिखित प्रमाण। तीनों काल हैं, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। देखिए साथियों, पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं ये तीनों में ही प्राप्त हुए हैं। ध्यान से देखिए आप, तीनों में ही आपको देखने को मिलेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, लेकिन जो लिखित प्रमाण हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल में प्राप्त नहीं हुए हैं। आदि ऐतिहासिक काल में प्राप्त तो हो चुके, लेकिन उनको अपने पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण भी जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके मिले, लेकिन साथ साथ में उनको पढ़ा भी जा सका। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, पुरातात्विक साक्ष्य तीनों में प्राप्त हुए। प्राग जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें प्राप्त नहीं हुए। आदि ऐतिहासिक में प्राप्त हुए लेकिन पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल में प्राप्त भी हुए और उनको पढ़ा भी जा सका। तो ये अंतर इनमें अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में आपकी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता आपकी है मेसोपोटामिया, इराक। और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। दोनों को ध्यान में रखें। विश्व की पूछ ली जाए, सीधा क्वेश्चन आए तो मेसोपोटामिया आपका, और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। अब जिले वाइज इन सभ्यताओं को अपन देखते हैं थोड़ा सा। ये गंगानगर जिला है आपका, और इसमें सभ्यताएं, ये 5 सभ्यताएं हैं साथियों जो गंगानगर जिले में
ट्रिक है इसकी ABCDT, ABCDT, गंगानगर का नाम और साथ में ABCDT थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ए से आपका अनूपगढ़ हो जाएगा, बी से आपका बरौर हो जाएगा, सी से आपका चक हो जाएगा, चक 84, और डी से आपका डेरा, और टी से आपका तरखान। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। ABCDT, अनूपगढ़, बरौर, चक 84, डेरा और तरखान, ये सभ्यताएं गंगानगर में देखने को मिली हैं। हनुमानगढ़, इसमें आपकी 3 हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल। झुंझुनू में सुनारी। सीकर में आपकी प्रसिद्ध है गणेश्वर सभ्यता। साथियों जयपुर में आपकी बेराठ, जोधपुरा और नालियासर, ये 3 सभ्यताएं आपकी जयपुर से जुड़ी हुई हैं। टोंक में 2 ही हैं साथियों, रेड और नगर। चित्तौड़गढ़ में आपकी नगरी सभ्यता। बूंदी में गरदड़ा, बूंदी में कौन सी सभ्यता है? गरदड़ा। और इसके बाद में कोटा में 2 हैं, अलनिया और तिपटिया, अलनिया और तिपटिया। झालावाड़ में आपकी खानपुरा सभ्यता है। अलवर में डाड़ी कर सभ्यता, डाड़ी कर। भरतपुर में 4 सभ्यताएं साथियों, दर, बयाना, नोह और मल्लाह। ये 4 सभ्यताएं बयाना जो प्रसिद्ध है, दर, बयाना, नोह, मल्लाह, ये भरतपुर में है। सवाई माधोपुर में आपकी कोल और माहौली, कोल और माहौली। बीकानेर में देखिए सावनिया, सोनथी। जैसलमेर में आपकी ओला, सोनू एवं पारवार। बाड़मेर में तिलवाड़ा सभ्यता। जोधपुर में आपकी मडोर। सिरोही में चंद्रावती। जालोर में भीनमाल, जालोर में कौन सी? भीनमाल। सिरोही में चंद्रावती, जोधपुर में मडोर। और इसके बाद में देखिए पाली में नाडोल है, नागौर में कुराड़ा और जायल। अजमेर में बूढ़ा पुष्कर है साथियों। भीलवाड़ा में ओजियाना, बागोर। राजसमंद में आपकी गिलुंड सभ्यता है, राजसमंद गिलुंड सभ्यता। और इसके बाद में देखिए एक आपका बच गया उदयपुर, इसमें आहड़, बालाथल और ईसवाल, ये सभ्यताएं आपकी उदयपुर से संबंधित हैं। अब साथियों जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनमें से एक एक करके पढ़ेंगे अपन। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, इसमें आपके पूछी गई हैं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। राजस्थान साथियों भारत का एक प्राचीन और समृद्ध राज्य है जो अपनी अद्वितीय सभ्यता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य के इतिहास और संस्कृति में कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, जो अपनी प्राचीनता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से ये 4 कंटेंट अपने को अच्छे से तैयार करने हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। प्रत्येक के बारे में देखिए अच्छे से समझते हैं। ये मैटर आपके लिए काफ़ी है साथियों। कालीबंगा सभ्यता, और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। समय की बात करें, कालक्रम जिसको बोलते हैं, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। कार्बन डेटिंग जो पद्धति है उसके अनुसार ये कालक्रम सुनिश्चित किया गया है। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। कौन से युग की सभ्यता है कालीबंगा? कांस्य युगीन सभ्यता है, और इसका समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार ये कालक्रम सुनिश्चित किया गया है। यह पूरा स्थल हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती और ध्रुवस्वती नदी, जो आपकी वर्तमान में घग्गर है, के बाएं तट पर स्थित है। खोज वर्ष की बात करें तो 1952 में इसकी खोज हुई कालीबंगा सभ्यता की। किसने की? अमलानंदे घोष द्वारा। कब? 1952 में। उत्खनन वर्ष है जब इसको, जिसमें जो भी उत्पाद प्राप्त हुए उनको खोदा गया, वो वर्ष आपका 1961 से 1969। किसने? बीबी लाल ने, बीके थापर, जेवी जोशी, एमटी खर्रे, केएम श्रीवास्तव तथा एसजी जैन के द्वारा ये उत्खनन किया गया। यहाँ उत्खनन के लिए 2 टीलों को चुना गया साथियों।
जो समतल भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर थे। ये दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवार से घिरे हुए थे, यानी इन दोनों टीलों के चारों तरफ सुरक्षात्मक दीवार थी। 12 मीटर की ऊंचाई पर थे। उत्खनन से प्राप्त काले रंग की चूड़ियों के कारण ही इसका क्या नाम पड़ा, कालीबंगा नामकरण हुआ। और यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी नगर यहाँ पर बसा हुआ था। इसका 5 स्तरों तक उत्खनन किया गया। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरा, चौथा व 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। तो ये भी ध्यान में रखें, प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने थे और तीसरा, चौथा, 5वां ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, यानी उसी के समय के। इस आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, एक प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। देखिए, इनको भी देख लेते हैं। प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पाकालीन चरण। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के दुर्गों की तरह यहाँ पर भी दुर्ग पश्चिम में तथा आवास क्षेत्र पूर्व में स्थित हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दुर्गों की तरह यहाँ पर भी दुर्ग क्या है, पश्चिम में, और आवास पूर्व में। ये दिशा है। रक्षा प्राचीरों से दुर्ग व निचले नगर के घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिला है। नगर निर्माण की बात करें तो समचतुर्भुजाकार मिट्टी की रक्षा प्राचीर के अंदर आवासों का निर्माण, सूर्य तपी ईंटों से दीवारें यहाँ पर बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। ये गहराई युक्त बातें हैं और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मार्ग की चौड़ाई ये देख सकते हैं 5 से 5.5 मीटर। नगर की सड़कें भी यहाँ पर क्या थी, पक्की थी। जो आवास बनाए गए साथियों, कच्ची ईंटों, और ये इनका माप दे रखा है 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर। इनसे ये निर्मित थी। मकानों में दालान, 4-5 बड़े कमरे व कुछ छोटे कमरे और मकानों के आगे चबूतरे भी रहते थे। दालान, जहाँ पर जो सामान है खेती बाड़ी का वो रखा जाता था, वो, और 4-5 बड़े कमरे, कुछ छोटे कमरे और मकानों के आगे चबूतरे भी इसमें देखने को मिले हैं। कमरों की फर्श को चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था। कहीं कहीं पकाई गई ईंटों के फर्श भी इसमें देखने को मिले। मकानों की छत मिट्टी से निर्मित होती थी, जिनको लकड़ी की बल्लियों से बनाया जाता था। मकानों में चूल्हे के अवशेष भी मिले हैं। चूल्हे के अवशेष भी, यानी चूल्हे भी पुराने समय में थे। मकानों की नालियों, शौचालय, भट्टियों व कुओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये मुख्य हैं, नालियाँ हैं, शौचालय, भट्टियाँ व कुएं। कालीबंगा का एक फर्श हड़प्पा काल का एक मात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ। इस पर प्रतिच्छेदी वर्ग का अलंकरण देखने को मिला है। जल निकास प्रणाली, लकड़ी की नाली के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए। लकड़ी की नाली के गंदे पानी को निकालने के लिए विशेष प्रकार के गोलाकार भांड होते थे, पानी को निकालने के लिए। और आगे ये इंपॉर्टेंट है साथियों, मृद भांड किसे कहते हैं। विशेष प्रकार के पात्र राजस्थान में सर्वप्रथम सोंधी से प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें सोंथी मृद भांड परंपरा नाम दिया गया। यहाँ से प्राप्त हड़प्पाकालीन मृद भांडों को 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। इनमें विभिन्न प्रकार के घड़े, तस्त्रियाँ, लघु पात्र एवं कटोरे प्रमुख हैं। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षियों का चित्रण भी देखने को मिला। लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षियों का चित्रण इसमें देखने को मिला। मर्द भांडों को 6 उपभागों में बांटा गया। घड़े हैं, तस्त्रियां हैं, लघु पात्र हैं, कटोरे हैं। यहां से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और उनके अवशेष पतले एवं हल्के तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव देखने को मिला। इतने सुंदर नहीं थे साथियों, पतले पतले, हल्के, इस प्रकार के बर्तन बनाए गए थे
बर्तनों का रंग है वो लाल था, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई मिली। कृषि की बात की जाए तो जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुदानदायक क्षेत्र यही था। बहुधा आनंददायक, बहु आनंददायक क्षेत्र। जुते हुए खेतों के अवशेष घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित खेत 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के हैं। संसार भर में उत्खनन से प्राप्त खेतों में यह पहला है। खेत में ग्रिड पैटर्न की गर्तधारियों के निशान जो एक दूसरे के समकोण पर बने हुए हैं। इस प्रकार से ये गर्तधारियां वहां पर निशान देखने को मिले। खेत में 2 तरह की फसलों को एक साथ उगाया जाता था, और इसमें आपकी चना व सरसों। इसके बाद में विकसित हड़प्पा या हड़प्पाकालीन चरण दूसरा है। ये विशिष्ट लोगों के निवास हेतु मुख्य प्रासाद तथा साधारण जनता के लिए निम्न प्रासाद का निर्माण, जो एक दूसरे से 40 मीटर चौड़े मार्ग द्वारा विभाजित है। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई जो आयताकार थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधव सभ्यता की 3री राजधानी कहा। किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधव सभ्यता की 3री राजधानी, पहली हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो, और 3री राजधानी सिंधव सभ्यता। कालीबंगा को सिंधव सभ्यता की 3री राजधानी। तो ये पहली हड़प्पा है, दूसरी मोहनजोदड़ो और 3री कालीबंगा। किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। आगे देखिए, लिपि सिंधव लिपि, इसे पढ़ा नहीं जा सका। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मोहरें इसमें मिली। यहाँ मिट्टी से बनी सर्वाधिक मुद्राएं अथवा मोहरें देखने को मिली। यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरों जैसी हैं। इसके अलावा मूर्तिकला, मिट्टी से बना कुत्ता, भेड़िया, चूहा और हाथी की प्रतिमाएं देखने को मिली। पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा और भग्नावस्था में 3 मानव कृतियां मिली। माटी की वर्षा करती कला कौशल की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। अंत्येष्टि क्रिया एवं चिकित्सा, दुर्ग वाले टीले पर स्थित कब्रिस्तान से शव विसर्जन के 37 उदाहरण इसमें देखने को मिले हैं। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के साक्ष्य भी इसमें मिले हैं। समाधि जो लेते हैं साथियों, एक तो पूर्ण समाधि होती है, एक आंशिक और एक दाह संस्कार, ये तीनों ही साक्ष्य इसमें देखने को मिले हैं। एक युगल समाधान तथा अंडाकार कब्रें भी इसमें प्राप्त हुई हैं। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र भी देखने को मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यह शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण है। 2600 ईसा पूर्व भूकंप की जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई, जो भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य है। संभवतः घग्गर नदी के सूखने से कालीबंगा का विनाश हुआ। घग्गर नदी जब सूखी तो कालीबंगा का विनाश देखने को मिला। प्राप्त जो प्रमुख अवशेष हैं ये आप ध्यान में रखें, पूछ लिए जाएं तो जब भी अंतर करने की बात आती है, कालीबंगा हो, आर्ड हो, बेराट हो, इन सभ्यताओं में जब आप अंतर करेंगे तो ये आपको ध्यान में रखने जरूरी हैं। प्राक सिंधव काल के स्तर से एक दुर्ग, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी की मोहरें, चूड़ियाँ, हल, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, खिलौने, बैलगाड़ी, चूड़ियाँ, चाकू और कुल्हाड़ियाँ, तांबे के औजार, कांच के मणिये, जुते हुए खेत, सड़कें, बस्ती, गोल कुएं, लकड़ी की नालियाँ, पत्थर के तर के सिलवट्टे, गाड़ी के पहिए, चाक निर्मित मर्दभांड, मकानों में धनी लोगों के आवास, 7 अग्निवेदियाँ और बेलनाकार तंदूर, ये सब इसके अवशेष हैं। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है तो कालीबंगा में मातृशतात्मक परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी। पाकिस्तान के कोट दीजी नामक स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष
कालीबंगा के अवशेषों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान के कोट डिजी नामक स्थान पर प्राप्त जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो कालीबंगा के अवशेषों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। बाकी सभी जगह मिली हैं। सिंधु सभ्यता से जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें वर्ष 1961 में कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। आहड़ सभ्यता साथियों कल पढ़ेंगे, बाकी आज इतना ही। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु वर्ष 1985-86 में एक संग्रहालय की स्थापना भी यहाँ पर की गई। तो ये आपकी कालीबंगा सभ्यता है और उससे जुड़ी हुई बातें मैटर इसी प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। ये जो बातें आपको बताई हैं पूरी आपको ध्यान में रखनी है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बताया है, जितना धीरे बताएंगे उतना ही टॉपिक आपका बड़ा होता जाएगा और इतना आप समय दे नहीं पाते हैं वीडियो को, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से बताया है। बाकी रीट मुख्य परीक्षा में ये टॉपिक आपको पहले ही करवाया जा चुका है। आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ पर अच्छे से उसको समझाया गया है। बाकी 3 सभ्यताएं हैं वो कल आपको बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के